Hi, in this revision session we will discuss work, power and energy. Before I start this topic, मैं थोड़ा इसके बारे में कुछ ओवरव्यू देना चाहूँगा. इस टॉपिक को समझाना और समझना दोनों ही बड़ा आसान है और ये टॉपिक स्टूडेंट्स के एडवांटेज में आता है बिकॉज जब भी आपको मान लो एग्ज़ाम में बताया जाए कि ए, बी और सी टॉपिक आएंगे और उस ए, बी और सी टॉपिक के अलावा अगर डी टॉपिक भी डाल दिया जाए तो स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा सा लोड और बढ़ जाता है, राइट. एग्ज़ाम पेपर सेटर के पास एक और ऑप्शन रहता है आपका थोड़ा सा लोड बढ़ाने का, तो आपको डी भी पढ़ना पड़ता है. लेकिन अगर वो डी टॉपिक जो है वो वर्क एनर्जी वाला हो जाए तो आपको एक एडवांटेज इसलिए मिलता है बिकॉज इस टॉपिक में हम पुराने टॉपिक के किए हुए कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा आसानी से करना सीख लेते हैं. मतलब जैसे कि आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो क्वेश्चंस किए थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस टॉपिक के करने के बाद थोड़ा और आसानी से कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं इन दो टर्म्स से, वर्क एंड एनर्जी. अभी कई लोगों को इन टर्म्स को लेकर ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है. जैसे कि वर्क, तो डे टू डे लाइफ में वर्क की जो जनरल डेफिनेशन है वो साइंटिफिक वर्क की डेफिनेशन से काफ़ी अलग होती है. अभी हम अगर बोले कि कोई आदमी वर्क कर रहा है तो वर्क का मतलब निकलता है कि वो कुछ काम कर रहा है, राइट. एक केस लेते हैं, जैसे मान लो एक पेंटर है. पेंटर का काम क्या है? पेंटिंग करना, राइट. तो अगर कोई पेंटर फुल डे पेंटिंग कर ले तो हम बोलेंगे हाँ भाई इसने वर्क किया है. बट अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसने कुछ वर्क नहीं किया है. अभी इस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से होता यह है कि स्टूडेंट्स को पहले एक नेगेटिव पॉइंट से न्यूट्रल पे आना पड़ता है. मतलब पहले उनके जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको हटा के उनको न्यूट्रल पे आना पड़ता है जहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं आता, और फिर उस न्यूट्रल पॉइंट से उन्हें एग्जैक्ट साइंटिफिक वर्क सिखाना पड़ता है. लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. तो वर्क और एनर्जी में फंडामेंटली डिफरेंस क्या है वो समझने के लिए हम एक छोटी सी एनालॉजी लेते हैं. जैसे मान लो एक पिज़्ज़ा 500 रुपये का आता है और आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है. तो मुझे भूख मिटाने के लिए वो पिज़्ज़ा खाना है. अब पिज़्ज़ा खरीदने के लिए मुझे 500 रुपये चाहिए. तो मान लो जैसे मेरी जेब में 500 रुपये हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस 500 को खा के मेरी भूख मिट जाएगी, या ये 500 रुपये डायरेक्टली मेरी जेब में होने का मतलब है मेरी भूख मिटना? नो. इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये जो 500 रुपये है ना, इसकी वजह से आई हैव कैपेसिटी टू बाय अ पिज़्ज़ा. मतलब मैं एक पिज़्ज़ा को खरीद सकता हूँ और उस पिज़्ज़ा को खा के अपनी भूख मिटा सकता हूँ. तो इसमें ये 500 रुपये मेरी जेब में होना इज़ लाइक आई हैव एनर्जी, आई हैव कैपेसिटी टू बाय पिज़्ज़ा. अब पिज़्ज़ा को खाना इज़ लाइक आई एम डूइंग वर्क. अगर मेरी जेब में 500 रुपये नहीं होंगे तो मैं अपनी भूख नहीं मिटा पाऊँगा. आई कैन नॉट डू वर्क. मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि 500 रुपये को खा के मेरी भूख मिट जाएगी. तो 500 रुपये इज़ लाइक एनर्जी. ये जस्ट एक एनर्जी का रोल प्ले करते हैं जिसको यूज़ करके मैं वर्क कर सकता हूँ. फिजिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है. एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क. आपने कई बार पढ़ा भी होगा. मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्क कर रहे हो, आप वर्क कर सकते हो उस एनर्जी को यूज़ करके. So this is the fundamental difference between energy and work. So energy is the capacity to do work and it may exist in different forms like kinetic energy, potential energy, thermal energy, electrical energy. तो इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, थर्मल ये सारी एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं और इस सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एनर्जीज हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए. एंड यू नो विद टाइम हम धीरे धीरे बाकी एनर्जीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में. तो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे क्लास 8, 9, 10 में पूछते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. तो स्टूडेंट्स बड़ी स्टाइल से लिख के आते हैं काइनेटिक एनर्जी इज एन एनर्जी विच इज बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. अभी इसका फील लेने की कोशिश करो. जैसे मान लो एक मास है, ठीक है. ये मास यहाँ पर रेस्ट पे है और इसी मास को कंपेयर करो एक दूसरी सिचुएशन से जब ये मास मूव कर रहा है, उसके पास की वेलोसिटी है.
तो जब उसके पास कोई वेलोसिटी होगी तो उसके पास एक एनर्जी होगी। अब उस एनर्जी की वजह से ऐसा नहीं है कि उसका शेप, साइज या कलर चेंज हो जाएगा या उसकी मसल्स आ जाएंगी, यहाँ भी एनर्जी है इसके पास, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास जो मोशन है उसकी वजह से भी इसमें एक एनर्जी आ गई है, और उस एनर्जी का फील अगर आपको लेना है तो एक काम करो, ये मार्कर जो है किसी के मुंह पे जाके जोर से मार दो। हमें ऐसा करना मत। तो होगा ये कि जब मार्कर मूव कर रहा होगा ना, इसके पास वेलोसिटी होगी, जो बंदा उसको एनालाइज कर रहा होगा, हाँ इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास एनर्जी होगी, लेकिन दिख नहीं रही मेरे को, कहाँ एनर्जी। जब यही मार्कर जाके उसकी नाक पे गिरेगा ना, तो जब उसको इम्पैक्ट मिलेगा तो समझ में आएगा कि हाँ यार इस मार्कर के पास कुछ तो एनर्जी थी जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आया, राइट। और वहीं पर एक मार्कर जाके उस नाक पे ऐसे रख दो हल्का सा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले केस में जब उसका वेलोसिटी थी, जो कुछ एनर्जी थी, एंड उसका आपको फील आ गया होगा, राइट। थोड़ा गंदा एक्सपीरियंस होता है बट कोई बात नहीं। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी, मान लो आप एक 10 माले की बिल्डिंग के बाजू में खड़े हुए हो, ठीक है, और आपके बाजू में एक पत्थर रखा हुआ है। जब इसके बाजू में पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको, मतलब हो सकता है कि इसके ऊपर जाके आराम से बैठ ही जाए, राइट, ठीक है, बंदा बड़ा खुश है। लेकिन जब इसी पत्थर को मैं यहाँ से हटा के यहाँ रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब इस बंदे का रिएक्शन देखें हम कि भाई देख, तेरे ऊपर एक 10 माले की बिल्डिंग के कॉर्नर पे एक पत्थर रखा हुआ है, वही पत्थर जो नीचे रखा था। तो अब जो ये बंदा है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अब इतना खुश नहीं होगा उसको वहाँ देख के, बिकॉज यहाँ खड़ा हुआ है, पत्थर वहाँ से गिरा तो उसका पापड़ बन जाएगा, राइट। तो वही पत्थर जब यहाँ पर था तो कुछ खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था, इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था। मगर वही पत्थर जब मैंने यहाँ कोने में रख दिया, जो डेफिनेटली गिर भी सकता है वहाँ से, तो इस बंदे को बहुत ज़्यादा टेंशन आने लग गई। तो ऐसा क्या हो गया उस पत्थर के साथ में? उस पत्थर ने कोई भयानक रूप ले लिया है क्या? इन अ वे यस। क्यों? क्योंकि उस पत्थर के पास एक एनर्जी आई है जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा होगा आप लोगों ने, दिस इज एन एनर्जी विच इज़ बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो उस पत्थर की शेप, साइज, कलर सब कुछ सेम है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसकी पोजीशन वहाँ पर रखी है तो उसके पास कुछ है, वो कुछ होता है जो उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और जिसकी वजह से उस पत्थर के पास एक कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा वर्क करने की। अगर ये आपके ऊपर गिरा तो फील आ जाएगा कि वर्क कितना करेगा, और ये भी फील आ जाएगा कि उसके पास कितनी एनर्जी है। तो दिस वॉज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो एक सिचुएशन लेते हैं, मान लो एक बॉडी है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये है और उसकी फाइनल पोजीशन ये है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट S, और आपने उस बॉडी पे जब वो यहाँ पर था एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया F इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहने वाला है। मतलब जब बॉडी यहाँ पहुँचेगी तो भी फोर्स एग्जैक्टली यही रहेगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों उसके सेम रहेंगे। तो जो वर्क की फिजिक्स वाइज डेफिनेशन है, जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वर्क की, उसके हिसाब से वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू दिस फोर्स डॉट दिस डिस्प्लेसमेंट, मतलब F डॉट S। आई नो आप लोगों को ये सब पता है, बट फिर भी एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिए बिकॉज इसमें छोटे छोटे ट्विस्ट आते हैं। ओके, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द फोर्स। सो F डॉट S इज द वर्क डन बाय द फोर्स। और अगर हम इसको इस डायग्राम में देखें तो दो तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। या तो हम बोल सकते हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू S cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, बी वेरी केयरफुल, गलती से इसको थीटा मत बोल देना, बिकॉज ये थीटा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, ये है उनके बीच का एंगल। ओके, सो S cos थीटा है, ये क्या हो जाएगा? S cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस S along दिस लाइन, ये हो जाएगा आपका S cos थीटा, ठीक है। तो फोर्स इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन। या फिर कई बार हमें S को एज इट इज रखना पड़ता है and we feel more comfortable in finding the component of F along this direction। तो उस केस में हम क्या करते हैं, cos थीटा को S के साथ एसोसिएट ना करके इसको F के साथ एसोसिएट कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, F cos थीटा आपका ये हो जाएगा। सो दिस F cos थीटा इनटू कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। इन बोथ द केसेस यू विल गेट अ सेम आंसर। मैं इसको एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जब प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है तो कुछ स्टूडेंट जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक है वो समझ नहीं पाते हैं कि मतलब इसका कॉम्पोनेंट लेना है या फिर इसका कॉम्पोनेंट लेना है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, या तो पूरा F ले लो और S का कॉम्पोनेंट ले लो, या पूरा S ले लो और F का कॉम्पोनेंट ले लो, यू गेट अ सेम थिंग। ओके, अब इसमें आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये तब वैलिड है जब F कांस्टेंट है। हो सकता था कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे F की वैल्यू चेंज होती रहे, राइट। सो इन सच सिचुएशंस, जैसे कि ये सिचुएशन, इसमें बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रही है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट। और इसमें ऐसा बोलता है कि स्टार्टिंग में फोर्स उसको इतना लग रहा था, बाद में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता चले गया।
राइट. आई कुड हैव टेकन अ सिचुएशन जहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो, मगर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं डायरेक्शन सेम ले रहा हूँ, मगर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूँ, या छोटा फोर्स है बड़ा फोर्स है बढ़ते आ रहा है, राइट. सो इस सिचुएशन में जब आपको वर्क डन निकालना है इस फोर्स द्वारा, तो हम लोग सीधा ये रूल यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो कौन सा एफ लूँ मुझे समझ में नहीं आएगा, ये वाला एफ लेना है कि ये वाला कि ये वाला. सो बट ऑब्वियस है, इसमें हम लोग कैलकुलस यूज करते हैं. हम लोग क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट कोई छोटा सा है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि इसको एक पॉइंट की तरह कंसीडर किया जा सकता है. तो अगर वो ऑलमोस्ट एक पॉइंट ही है, तो फिर इसका मतलब ये जो फोर्स है उसको चेंज होने का स्कोप मिला ही नहीं है ज़्यादा. तो फोर्स को आप कांस्टेंट मान सकते हो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, राइट. तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वर्क निकाल देंगे, वो कितना आएगा, इतना वर्क आएगा, राइट. सो पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और उसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी इतनी. तो W इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस. तो अभी कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जहां पर वर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में आपकी थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ती रहेगी. तो यहाँ पर मैंने 3 केसेस लिए हैं. केस 1 जहाँ पर एक ब्लॉक रखा था एक सरफेस के ऊपर, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है और उसकी फाइनल पोजीशन ये है, एंड दिस ब्लॉक वाज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एफ इसको यहाँ लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है. तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका फोर्स वेक्टर ये है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला है, ठीक है. फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको अलग से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है. अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ वही सेम ब्लॉक है जिसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, फाइनल यहाँ पर है, मगर इस पर जो फोर्स लग रहा है एफ वो नीचे की तरफ लग रहा है, राइट. तो फोर्स यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है इसका, और इस क्वेश्चन में और इस केस में फोर्स जो है यहाँ लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट उधर है, राइट. तो अगर मैं जो बेसिक रूल है फोर्स का, वर्क का, उसके हिसाब से जाऊं, तो इन दिस केस वर्क डन विल बी पॉजिटिव एफ एस, बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड cos 0 इज 1. थोड़ी देर पहले मैं दिखाई था वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ओके. तो इतना आ गया यहाँ पर. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये फोर्स यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो एंगल कितना है 90. ये 90 होने की वजह से cos 90 इज 0 एंड हेंस हियर वर्क इज 0. भाई ये थोड़ा सा एक ऐसा केस है जो कई बार स्टूडेंट्स जिसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कि सर बॉडी यहाँ पर है, आपने फोर्स यहाँ लगाया तो बॉडी यहाँ से वहाँ कैसे चली गई. अब कैसे चलेगी बाद में देखेंगे, पहले फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क देख लेते हैं. तो इसमें वर्क कितना होगा, देखो एंगल कितना है यहाँ पर इनके बीच में 180 डिग्री, तो cos 180 इज -1, तो वर्क विल बी इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, बिकॉज इसका डिस्प्लेसमेंट एस था. अच्छा, अब बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की कि ये यहाँ से यहाँ कैसे चले गया. आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो इस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से कुछ अलग ही दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, और वहाँ से आगे जाके वर्क एनर्जी क्वेश्चन में काफ़ी दिक्कत आती है. ओके, तो देखो हो ये रहा है कि ये इसकी इनिशियल स्टेट है, तो मैंने ये थोड़ी बोला है कि वो रेस्ट पे था, मैंने कहीं नहीं बोला, यहाँ भी मैंने नहीं बोला कि रेस्ट पे था. मैंने सिर्फ ये बोला है कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है. हो सकता था कि इसके पास पहले से यहाँ कोई वेलोसिटी हो, सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड, राइट, और आपके इस फोर्स लगाने की वजह से वो डीएसलेट हुआ हो और वहाँ इसकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड. ऐसा भी हो सकता है. इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट. तो वर्क एनर्जी के जब आप फॉर्मूले लगाते हो उस टाइम पर आप ये समझ लो कि वो एफ डॉट एस का कोई लेना देना नहीं है उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से, राइट. वो सिर्फ ये देखता है कि किस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है और वो जो पॉइंट है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है. इस केस में भी जैसे मान लो ये बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर मान लो 3 से 4 मीटर पर सेकेंड, और जब आपने फोर्स यहाँ लगाया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी से 7 मीटर पर सेकेंड, राइट. तो ये 4 से 7 हो गई हो या 4 से 5 हो गई हो, आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज मुझे एफ और एस और थीटा पता है, तो दिस इज दी वर्क डन, राइट. और यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया है यहाँ पर इस तरह से, राइट. तो हो सकता है कि नॉर्मल डायरेक्शन बढ़ गया उसकी वजह से, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये एफ डॉट एस जो है यहाँ 0 आने वाला है. और थोड़ा इसका फील लेने की कोशिश करो, यहाँ वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नेगेटिव, बिकॉज अगर मान लो ये फोर्स नहीं होता तो ये बॉडी ज़्यादा आसानी से वहाँ पहुँच पाती. वैसे से ज़्यादा आसानी से, इट्स अ वेरी कैजुअल टर्म, आई मीन टू से यहाँ से वहाँ पहुँच के भी उसकी स्पीड 5 ही रहती. तो आपने क्या हेल्प कर दी उसको, आपने तो भाई उसको कुछ नेगेटिव काम ही किया है ना. वो वैसे भी जा रही थी वहाँ पर, अच्छी खासी स्पीड से जा रही थी, राइट. अब ये जो लैंग्वेज है वैसे भी जा रही थी, अच्छी खासी स्पीड से आ रही थी. मोस्ट प्रॉब्ली दिस लैंग्वेज विल प्रॉब्ली गो वेल विद द इंट्यूशन. हमारा जो सोचने का तरीका है उसके साथ थोड़ा ये जेलप हो जाती है कि अगर फोर्स नहीं लगाता तो ये बॉडी वैसे भी वहाँ जाती है, 5 की स्पीड से आती. अब आपने फोर्स लगाया तो भी गई, मगर वो और स्पीड कम हो गई, तो मतलब आपने कुछ नेगेटिव सा वर्क किया वहाँ पर. दैट्स व्हाई दिस टर्म इज नेगेटिव ओवर हियर. और यहाँ पर क्या है,
इस सिचुएशन में ये बॉडी यहाँ से यहाँ जाती और उसकी स्पीड यहाँ 4 ही रहती, राइट। लेकिन आपने कुछ वर्क किया है जिसकी वजह से उसकी स्पीड और बढ़ गई है, मतलब आपने कुछ शायद पॉजिटिव वर्क किया होगा वहाँ पर। ओके, अभी अगला पॉइंट इसमें समझने वाला ये है कि ये जो फोर्सेस हैं, राइट, ये फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए अगर आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो। तो अभी इस लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में कंजर्वेटिव की एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं देना चालू करूं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ हम ये मान लेते हैं कि ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हमें नहीं पता है। सो बाय डिफॉल्ट सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव ही हैं, राइट। एक बार आपको जरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन आई विल टॉक लिटिल मोर अबाउट दिस टर्म कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो अभी के लिए हम इतना मान लेते हैं कि अगर बॉडी कुछ इस तरह से भी घूम के यहाँ पहुँचती है तो भी हम उसका सिर्फ फाइनल डिस्प्लेसमेंट ही देखते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट वी आर यूजिंग दोज फोर्सेस विच आर कंजर्वेटिव बाय नेचर। और कंजर्वेटिव क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। ओके, एक छोटा सा वेरिएशन और देखते हैं। मान लो एक बॉडी है, ठीक है, जो यहाँ पर थी शुरुआत में और इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स यहाँ लग रहा है दैट इज 4i + 3j कैप, और एक फोर्स यहाँ लग रहा है दैट इज -2i कैप। अब इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से यहाँ पर हो गया है। इस डिस्प्लेसमेंट को हमने 6i कैप बोला है। फाइन, नाउ अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय F1, तो मेरा इसमें आंसर आएगा F1 डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि F1 डॉट 6i कैप। अब अगर बाय बेसिक फंडामेंटल्स जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 × 6 24, राइट। ये डॉट प्रोडक्ट निकाला है। या सीधा बोल दूंगा कि इस फोर्स का जो x कॉम्पोनेंट है ना वो 4 है, तो 4 × 6 24 हो जाएगा। ओके, अब मुझे कोई बोलता है कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया, तो मेरा आंसर होगा F2 डॉट 6i। पहले मेरा आंसर था F1, फोर्स F1 द्वारा वर्क निकाला है तो F1 डॉट 6i, F2 द्वारा वर्क निकाला है तो F2 डॉट 6i, और इसकी वैल्यू आएगी -2 × 6 दैट इज -12 जूल। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक ही बॉडी पे अगर अलग अलग फोर्सेस लग रहे हो तो सब फोर्सेस का अपना अपना वर्क अलग अलग निकाला जा सकता है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और वेरिएशन देखते हैं। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती थी कि बॉडी रेस्ट पे है और आपने कुछ फोर्सेस लगाए, राइट, और मूव करनी स्टार्ट कर दी। और कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो बॉडी पहले से कुछ वेलोसिटी लेके जा रही हो। फॉर एग्जांपल मान लो उसकी वेलोसिटी पहले से यहाँ पर थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस वो कुछ इस तरह का पाथ लेके यहाँ पहुँच जाती है। तो अगर वो इस तरह का पाथ लेके भी यहाँ पहुँच जाती है तो भी मुझे डिस्प्लेसमेंट यही वाला लेना है, ठीक है। आई हैव टू लुक एट द डिस्प्लेसमेंट, बट ध्यान रहे कि ये सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होने चाहिए। कंजर्वेटिव के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहे हैं जितने ही फोर्सेस हम डील करेंगे सारे कंजर्वेटिव ही होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। मान लो यहाँ पर एक स्पॉन्ज है, ठीक है, और स्पॉन्ज जो है वो एक सरफेस के अगेंस्ट रखा हुआ है और स्पॉन्ज को आप यहाँ पर दबाते हो इस पॉइंट पे। जब उसको दबाते हो तो ये दबने के बाद इसका जो नेक्स्ट ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का होगा, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया आपने वो पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पर चला जाएगा, राइट। तो इसका भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये पॉइंट भी मूव करके यहाँ से यहाँ पहुँचा है। तो बट क्या इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि इस फोर्स ने कुछ वर्क किया है? अब यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूज हो आते हैं, बट इसका आंसर है यस, इस फोर्स ने वर्क किया है। वो वर्क निकालने के लिए मुझे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखना पड़ता है, किस पॉइंट पे आपने लगाया है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी बॉडीज देखते हैं, ठीक है, जिनको हम पॉइंट मास मान लेते हैं और वी डोंट केयर कि किस पॉइंट पे फोर्स लगाया है, और ना ही वो बॉडी की शेप चेंज होती है, राइट। तो इस छोटे से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है, वो मिस हो जाता है कि भाई जो फोर्स है वो जिस पॉइंट पे लगाया है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट दिखा जाता है। और आगे जाके एक टॉपिक आएगा रोटेशनल मोशन, और वहाँ पर दिस मिस्टेक गेट्स हाईलाइटेड, ठीक है। सो बी वेरी क्लियर, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट दिखा जाता है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर गया है, कुछ डिस्प्लेस हुआ है से एस, तो यहाँ पर भी इसने वर्क किया होगा एफ डॉट एस। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इज वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट, मतलब जैसे एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट में एक मास रखा है 3 kg का, तो उस पर 3g नीचे लगेगा, है ना, एज ग्रेविटेशन फोर्स, और नॉर्मल ऊपर लगेगा, और इस नॉर्मल की वैल्यू भी जो है वो 30 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। अभी लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल की वैल्यू 30 न्यूटन रहेगी जब ये ऊपर जा रही है तो भी? यस, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ये एक्सलेट नहीं कर रही है। ओके, एनीवेज, इस चीज़ की कोई खास जरूरत नहीं थी मेरे को वर्क एनर्जी में। तो नॉर्मल आ गया आपका 30 न्यूटन। अब दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक ऑब्जर्वर जो है बाहर खड़ा है, ठीक है, से रोड पे खड़ा हुआ है, इसका नाम है मंगू, और एक ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, उसका नाम है चंगू, राइट। अभी जो चंगू है इससे हम पूछते हैं कि भाई तो ये बता कि व्हाट इज दी वर्क डन बाय दिस नॉर्मल फोर्स ऑन दिस 3 kg मास। तो अब ये चंगू बोलेगा कि भाई देखो फोर्स तो लग रहा है नॉर्मल जिसकी वैल्यू है 30 न्यूटन, और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो
जीरो है। क्यों? क्योंकि हमेशा दिस मास विल बी नेक्स्ट टू दिस चंगू, हमेशा उसके बाजू में रहेगा, तो दिस मास विल नॉट मूव, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इन 5 सेकेंड विल बी इक्वल टू 30 इंटू जीरो, 0 जूल्स फॉर चंगू। चंगू के लिए वर्क डन जीरो है। बट वहीं पर सेम क्वेश्चन मैं मंगू से पूछता हूँ कि मंगू इस नॉर्मल ने इस 3 kg पे कितना वर्क किया, तो उसका आंसर क्या होगा? 30 इंटू 10। 10 कहाँ से आया? बिकॉज 5 सेकेंड में ये जो लिफ्ट है वो 5 इंटू 2 10 मीटर ऊपर चली जाएगी। लिफ्ट 10 मीटर ऊपर जाएगी तो ये जो मास है 3 kg का, ये भी 10 मीटर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा मंगू को। तो मंगू के लिए फोर्स तो 30 न्यूटन है और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 10 है, तो 30 इंटू 10 300 जूल इज अ वर्क डन बाय दिस नॉर्मल ऑन दिस 3 kg मास। तो हम देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि एक केस में मतलब चंगू के लिए 0 जूल था वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड मंगू के लिए 300 जूल था वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। सो वी हैव टू स्टेट दिस पॉइंट दैट वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, ये फ्रेम डिपेंडेंट होता है। नाउ वेरी क्विकली लेट्स लुक एट द यूनिट्स ऑफ वर्क। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, मतलब एक बॉडी को मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर डिस्प्लेस किया गया है, तो 1 न्यूटन मीटर इज दी वर्क डन एंड उसकी यूनिट होती है जूल, जो कि एसआई यूनिट है। लेकिन कई बार हम सेंटीमीटर से बात करते हैं और वहाँ पर न्यूटन की जगह डाइन लेना पड़ेगा, तो 10⁵ डायन नहीं, हाँ, तो 10⁵ डाइन का फोर्स लगाया है और 10 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर उसको डिस्प्लेस किया गया है, तो वर्क डन इज 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को अर्थ भी बोलते हैं, तो ये इसकी सीजीएस यूनिट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर एक सिंपल सी सिचुएशन है जिसमें 2 बॉडीज हैं 2 kg एंड 3 kg। सो इट्स अ मल्टी बॉडी सिस्टम। ये दोनों बॉडीज एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, ठीक है, और इन दोनों बॉडीज को जब स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और इस बॉडी को हम एक फोर्स लगा के खींचते हैं, से 20 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको राइट साइड में खींचा गया है, और क्वेश्चन में बताया गया है कि बॉडीज गॉट डिस्प्लेस बाय 5 मीटर टुवर्ड्स राइट साइड। ये सिस्टम जो है राइट साइड में 5 मीटर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें पहले देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। और 2 kg की बॉडी पे एक 2g ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, जो कि फ्लोर द्वारा पुश किया हुआ होगा। देन ये जो स्ट्रिंग है इसमें अगर टेंशन T है तो वो टेंशन T इस बॉडी पे यहाँ लगेगी और वही टेंशन T 3 वाली बॉडी पे यहाँ लगेगी। और उसके अलावा इस पर एक 3g ग्रेविटेशनल फोर्स, एक नॉर्मल ऊपर की तरफ फोर्स एंड जो आपने 20 न्यूटन का एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो। तो कुल मिला के इस बॉडी पे 3 फोर्स, उस बॉडी पे 4 फोर्स, तो 7 फोर्स हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि इस 3 kg की बॉडी पे वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा। ये जो फोर्स है ये इस पर कितना वर्क करेगा जब आपने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दिया है इसको, और दूसरा ये टेंशन कितना वर्क करेगा इसी बॉडी पे, राइट। सिमिलरली इस बॉडी पे नॉर्मल का वर्क कितना है, इसका वर्क कितना है, तो ये चारों के चारों फोर्स कितना वर्क करेंगे 3 kg की बॉडी पे। सिमिलरली 2 kg की बॉडी पे टेंशन का कितना वर्क होगा, है ना, वर्क डन बाय टेंशन, एंड ये दोनों फोर्सेस कितना वर्क करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी वैल्यूज आई एम श्योर आप लोग फटाक से निकाल दोगे। देखो ये यहाँ पर था और थोड़ी देर बाद आगे गया, तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है इस साइड, ठीक है, फोर्स भी इस साइड है, तो F डॉट एस बट नेचुरल है कितना हो जाएगा, F डॉट एस जो है वो हो जाएगा आपका 20 इंटू 5 दैट इज 100 जूल। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया वर्क डन बाय फोर्स इज 100 जूल। ओके, अभी जो टेंशन है इसका देखते हैं वो कितना होगा। टेंशन यहाँ लग रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर है, तो एंगल 180 डिग्री हो गया, राइट। टेंशन यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, टी टेंशन है, तो वर्क डन हो गया T इंटू -5, तो -5T। अभी आप सॉल्व करके टेंशन की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट ठीक है, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट हियर। अब mg का और नॉर्मल का वर्क जीरो होगा, बिकॉज पता है नॉर्मल एंड mg आर परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अभी बात करते हैं 2 kg की बॉडी पे। 2 kg की बॉडी पे जो टेंशन है वो कितना वर्क करेगी, इसका भी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, टेंशन यहाँ पर है, तो T इंटू 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5T। अभी mg और नॉर्मल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखें कि पूरी बॉडीज पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका जो एडिशन है वो आता है 100 जूल। इससे एक इम्पॉर्टेंट बात जो उठ के आती है इसमें वो ये है कि टेंशन ने जो वर्क किया था, राइट, दोनों पे मिलाकर वो 0 था। यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज 0। मगर ध्यान रहे कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगेन कंजर्वेटिव के बारे में बाद में बात करेंगे, वापस
ये पॉइंट मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि कोई बीच में से वीडियो देखना स्टार्ट करे तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा रफली बताया जाता है, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स में बाई डिफॉल्ट ही सारे फोर्स आते हैं, कुछ फोर्स जैसे फ्रिक्शन है वो कंजर्वेटिव में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आई रिपीट दिस पॉइंट, अगर कोई सिस्टम आपको दिया हुआ है, ठीक है, सिस्टम में कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं, जैसे इस केस में टेंशन है ना, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये चीज़ बहुत डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि टेंशन इंटरनल फोर्स क्यों होता है सिस्टम के लिए, या फिर इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं। तो टेंशन जो है इस सिस्टम पे जो टोटल वर्क करेगा वो जीरो आएगा। तो henceforth वी विल स्टार्ट इग्नोरिंग दी वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम पे इंटरनल फोर्स जीरो नेट वर्क करता है अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स हो तो यहाँ पर ये बहुत ईजी मगर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम आगे काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसी एनालिसिस से आने वाला है। तो लिसन वेरी केयरफुली। इसमें देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मास m दिया हुआ है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ui यहाँ पर दी हुई थी, ठीक है, और इस मास के ऊपर आपने फोर्स लगाया f इस डायरेक्शन में, और उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतना हुआ है, और इतना डिस्प्लेस होने के बाद इस मास की जो वेलोसिटी है दैट कम्स आउट टू बी vf। तो अगर मुझे ui और vf को एनालाइज करना है बाय यूजिंग सिंपल काइनेमेटिक्स, तो हम बोल सकते हैं vf स्क्वायर माइनस ui स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as, where a is the acceleration along this direction, right? ये आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, ओके। अभी इस सिचुएशन में जो ये एक्सेलरेशन है वो f की वजह से आ रहा है, तो वी कैन से a इक्वल टू f बाय m। सो आई सब्स्टिट्यूट दिस a ओवर हियर, ओके। फिर देखते हैं क्या आता है। सो आई गेट समथिंग लाइक दिस। नाउ लेट्स डू सम कॉस्मेटिक चेंजेस इन द इक्वेशन। हाँ, मतलब मैं बस उसमें सिर्फ एक टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, तो कुछ भी काम किया नहीं है मैंने, बस एक टर्म मल्टीप्लाई कर दी, m/2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला टर्म है ना, ये कितना हो जाएगा, इतना, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, हाफ m ui स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा m/2 इंटू दिस, राइट। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो ये m इस m को कैंसिल कर देगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी फाइनली, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इनिशियली। तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन। और थोड़ा और ध्यान से देखें तो Fs क्या है, Fs इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑन दिस मास टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये Fs जो है ये है आपका W। तो Fs को मैंने W यहाँ लिख दिया, एंड आई फाइनली गॉट दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर आप किसी बॉडी पे, से मान लो यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, आप फोर्स F लगाते हो और वो बॉडी यहां से मूव करके यहां पहुंच जाती है, और उसका डिस्प्लेसमेंट है s। तो इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर थी ke फाइनल, और जो यहां पर थी ke इनिशियल, इनका जो डिफरेंस है वो होता है ke फाइनल माइनस ke इनिशियल, एंड दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय दिस फोर्स। मगर ध्यान रहे दिस शुड बी द ओनली फोर्स ऑन द बॉडी। अगर इस बॉडी पे सिर्फ यही फोर्स है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करें तो वैसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लो एक मास m है, ठीक है, इस मास में दो फोर्स लग रहे हैं F1 एंड F2, और इस मास की इनिशियल वेलोसिटी ui इधर है, और फाइनली वो मास यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, और यहाँ पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ke फाइनल, जो कि हाफ m ये वाली स्पीड स्क्वायर हो जाएगी, एंड यहाँ पर उसकी एनर्जी कितनी है ke इनिशियल। तो इस बॉडी पे ये दोनों फोर्सेस लग रहे थे, सो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय F1 एंड F2, ठीक है, दोनों का वर्क डन लेना पड़ेगा। दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा, इसमें देखने वाली बात यह है कि फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं, डिस्प्लेस ऐसा हुआ है, तो यार देखो वेलोसिटी यहाँ लग रही थी ना, तो हो सकता है कि इसका जो मोशन है कुछ ऐसा करके रहा हो, समथिंग लाइक दिस में भी होता ही है। जैसे हम एक पत्थर को ऐसे फेंकते हैं तो फोर्स यहाँ लगता है, लेकिन वेलोसिटी हम यहाँ देते हैं तो उसकी वजह से प्रोजेक्टाइल बन के वैसे आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका यहाँ होता है ना। तो हमने फोर्स यहाँ लगाया mg का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया या फिर यहाँ हो गया, तो ऐसा ही यहाँ पर है। तो इस बॉडी पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर थी और फाइनली वो यहाँ पहुँच गया, और इसकी स्पीड मान लो यहाँ पर vf है, v फाइनल। तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। दोनों फोर्स लेने पड़ेंगे आपको इसमें। आप ये नहीं बोल सकते कि F1 द्वारा किया हुआ वर्क
फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आपको दोनों फोर्सेस का वर्क लेना पड़ेगा, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है उसमें से एक नेगेटिव भी हो। नाउ लेट्स टेक फ्यू प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है ये वर्क एनर्जी थ्योरम? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कि किसी सिस्टम पे अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है और इनिशियल इतनी है, तो इसका जो डिफरेंस होता है दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो हो सकता है वो सिस्टम में कभी सिंगल मास हो, या हो सकता है कभी कभी वो सिस्टम आपका मल्टी बॉडी सिस्टम हो, मतलब दो मासेस हो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, देयर आर टू मासेस 6 kg एंड 4 kg, राइट? दे आर टाइड विद अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस वाया दिस पुली, इस पुली से पास होता है, ठीक है, और पुली फिक्स है। तो क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ दिस 6 kg मास व्हेन इट कम्स डाउन बाय 9 मीटर। आपको इस 6 kg मास की स्पीड निकालनी है जब वो 9 मीटर नीचे आ जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किए भी कर सकते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे। तो वेरी क्विकली लेट्स सॉल्व इट बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देन वील कंपेयर कि हमें कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एज कंपेयर टू वर्क एनर्जी थ्योरम। हम इसको दोनों मेथड से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले मेथड से। तो फटाफट देखते हैं, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है 6G नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन ऊपर। सिमिलरली टेंशन ऊपर लग रहा है, 4G नीचे लग रहा है। हम अज्यूम करते हैं कि ये जो मास है नीचे A से एक्सलेट होता है, तो दिस मास विल एक्सलेट अपवर्ड विद सेम एक्सलेशन A। लेट्स राइट डाउन इक्वेशन फॉर दीज टू मासेस। सो ये इक्वेशन आ जाएंगी। इस पे नेट फोर्स नीचे 6G - T इक्वल टू 6 A, इस पे नेट फोर्स ऊपर T - 4G इक्वल टू 4A। अभी इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने से हमें मिलेगा 6G - 4G 2G इक्वल टू 10A एंड हेंस एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आपको इस बॉडी का एक्सेलरेशन मिल गया, तो ये बॉडी का एक्सेलरेशन 2 है और क्वेश्चन बोलता है कि जब वो 9 मीटर से डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब वो यहाँ कहीं आ जाएगा, तो इस डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट? क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, डिस्प्लेसमेंट 9 है और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, ये वाला v² - u इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग फ्यू वैल्यूज, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है? a को पुट किया 2, s को पुट किया 9 एंड वी गॉट द फाइनल वेलोसिटी एज 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मेथड था ये हम पहले कई बार कर चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। नाउ लेट्स सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस। तो देखते हैं उसमें क्या होगा। तो नाउ लेट्स सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है? वो हम पहले देख चुके हैं, टेंशन 4G, टेंशन 6G। ओके, अब ये 9 मीटर जब नीचे डिस्प्लेस हुआ है तो ये भी 9 मीटर ऊपर डिस्प्लेस हुआ होगा। दैट इज समथिंग विच विल गो बाय कॉमन सेंस, ठीक है? और क्वेश्चन का एजेंडा क्या था, आपको बोला गया था कि 6 kg मास जब नीचे आता है, ठीक है, तो स्पीड निकालनी है इस मास की। तो जब ये नीचे आएगा तो अभी ऊपर जाएगा ना 9 मीटर से। ओके फाइन, तो अब 4 kg के ऊपर जो वर्क है टेंशन द्वारा वो निकालेंगे पहले। तो 4 kg पर दो फोर्सेस हैं, टेंशन एंड 4G। तो टेंशन कितना वर्क करेगा, T × 9, क्योंकि T और 9 अलाइंड हैं, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू 9T। ओके, नाउ वर्क डन बाय 4G। अब 4G यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, 180 डिग्री का एंगल होगा। तो 4G का वर्क कितना हो जाएगा इसमें, 4G × 9 नेगेटिव, मतलब -36G। ओके, अब टेंशन कितना वर्क करेगा 6 kg पे। अब टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे है, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो टेंशन × 9 नेगेटिव। अब वर्क डन बाय 6G कितना होगा इस पे, तो 6G × 9 मतलब 54G। ओके, तो अभी हम देखें तो इन दोनों बॉडीज के ऊपर सारे फोर्सेस ने मिलाकर इतना वर्क किया है। ओके, इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप पहले ही देख चुके थे, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस मैंने इसको दोबारा से करा दिया है। ये जो 90 है ना यहाँ पर, और ये -90 कैंसिल हो गया है। जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्टली मालूम चलेगा कि भाई टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स है, तो वो कुछ वर्क करने ही नहीं वाला उसके ऊपर। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे सिस्टम पे जो वर्क हुआ है वो है दिस प्लस दिस, मतलब टोटल हो गया आपका। सो ये वर्क डन जो है सिस्टम पे वो कितना होता है नेट, 54G - 36G दैट इज 18G, मतलब 180 जूल। तो 180 जूल का जो वर्क है वो सिस्टम पे अभी हुआ है, और ये 180 यहाँ पर आ जाएगा, 180 जूल, राइट? एंड दिस विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। इनिशियल काइनेटिक बहुत आसान है हैंडल करना, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालनी है, सिस्टम की। सिस्टम क्या है, 6 kg एंड 4 kg, और ये दोनों के दोनों मासेस इनिशियली रेस्ट पे थे, तो दोनों की इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, राइट? अब जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल ली है, अब मान लो इसकी स्पीड v है, ठीक है?
तो बट नेचुरल है, इसकी भी स्पीड v होगी, राइट। तो ये v से नीचे आएगा तो ये v से ऊपर जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू 6 इंटू वी स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी हाफ इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर, एंड दैट कम्स आउट टू बी 5v स्क्वायर। तो ये 5v स्क्वायर जो है ये वाला टर्म हो जाएगा, एंड 5v स्क्वायर को हम इक्वेट कर देंगे 180 जूल से, सो विल गेट दिस, एंड इफ आई सॉल्व इट आई गेट द वैल्यू ऑफ v एज 180/5 का रूट, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा यहाँ पर भी आया था। अच्छा, इस मेथड को इस क्वेश्चन में जब अप्लाई करते हैं तो हमें लगता है कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। पर जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करेंगे आपको समझ में आएगा कि इस मेथड से आना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, और उसको इससे ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनको आप इस मेथड से कर ही नहीं पाओगे, जस्ट बिकॉज उसके अंदर कैलकुलस इतना रिग्रेसली यूज होगा। तो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम यहाँ पर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें दो मासेस दिए गए हैं 2 kg एंड 8 kg, ठीक है। अभी 2 kg जो है ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, एंड दिस स्ट्रिंग गोज वाया दिस पुली, देन गोज वाया दिस पुली, एंड देन इसका दूसरा एंड यहाँ फिक्स्ड है, और यहाँ पर जो पुली है वो इस मास 8 kg से कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ 2 kg मास, इस मास की आपको स्पीड निकालनी है एट एन इंस्टेंट व्हेन 8 kg मूव्स ऑन बाय 5 मीटर, जब ये वाला मास 5 मीटर नीचे आता है, कुछ इस तरीके से। हाँ, तो ध्यान रखना वो पूछ रहा है स्पीड इसकी और डिस्प्लेसमेंट दिया है उसका, सो एक सिली मिस्टेक जोन है। हाँ, एनीवेज, तो जब ये 5 मीटर नीचे आता है तो उसकी स्पीड पूछी जा रही है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, अगेन वही, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला और एक वर्क एनर्जी थ्योरम वाला। तो पिछले क्वेश्चन से कंपेयर किया जाए तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, बट अगर वर्क एनर्जी का थ्योरम यूज़ करोगे तो वो आपको कुछ खास डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मे बी सिंगल लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं, और वो थ्योरम क्या बोलता है ना, सेम ओल्ड स्टोरी, वर्क डन ऑन अ सिस्टम इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर सिस्टम क्या है आपका, सिस्टम है आपके ये दोनों मासेस 2 kg एंड 8 kg। तो इन 2 kg और 8 kg के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका वर्क निकालोगे, राइट। तो फोर्सेस कौन से लग रहे हैं देखते हैं, 2g नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, 8g नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो 4 फोर्सेस है इनका आपको वर्क निकालना होगा। अब वो जो वर्क है वो हो जाएगा इस सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की मतलब इन दोनों मासेस की इंडिविजुअली आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड कर दोगे, एंड माइनस इन दोनों की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो मुझे पहले से पता है कि ये 0 होने वाली है, क्यों, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे था। तो कुल मिला के मेरा सिस्टम और ईजी हो गया, मुझे बस निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे लिए ये जो थ्योरम है वो बहुत सिंपलीफाई हो गया, वो हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम। चलो अब जरा सिस्टम को भी देख लेते हैं। अब देखो ये जो 8 kg का मास है वो 5 मीटर नीचे आया है, और जब वो 5 मीटर नीचे आएगा तो इसका मतलब यहाँ से भी उसको 5 मीटर की रस्सी चाहिए होगी और यहाँ से 5 मीटर की रस्सी चाहिए होगी, तो इसको टोटल 10 मीटर की रस्सी एक्स्ट्रा चाहिए होगी, राइट। 5 मीटर यहाँ पर, 5 मीटर यहाँ पर, टोटल 10 मीटर्स चाहिए। तो 10 मीटर्स कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। इसका मतलब ये 2 kg का मास है वो 10 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा, वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, समवेयर हियर, ओके। तो अब जब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है इसका एग्जैक्टली डबल है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी इसकी डबल होगी, है ना। तो अगर इसकी वेलोसिटी आपने v मानी है ऊपर की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी v/2। आई रिपीट, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इसका डबल रहता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी हमेशा इसकी डबल रहेगी। सिमिलरली जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी उसका डबल रहेगा। तो एनीवेज एक्सेलरेशन में किसी काम का नहीं है, मेरे लिए ये काफ़ी है कि इसकी स्पीड v ऊपर थी और इसकी v/2 नीचे की तरफ है, ओके। तो जब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 2 kg की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ मास इंटू वी स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी हाफ 8 इंटू v/2 द होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर। सो अभी ये क्वेश्चन शुरू होते ही लगभग खत्म होने को आ गया है, और इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बची है, वो है वर्क डन। तो अभी देखते हैं कि वर्क कितना होगा इस सिस्टम के ऊपर। तो इस सिस्टम में एक 2 kg का मास है और एक 8 kg का मास है, और इस 2 kg के मास पे नीचे लग रहा है 2g, ऊपर लग रहा है टेंशन, इसमें लग रहा है 8g, इसमें लग रहा है 2 टेंशन। तो मुझे पहले से पता है कि ये जो टेंशन है ना, इनका टेंशन नहीं लेने का। आई मीन यू नीड नॉट फाइंड दी वर्क डन बाई दीज टेंशंस, बिकॉज वो अल्टीमेटली 0 ही आते हैं, ठीक है। तो आपको लेना है सिर्फ वर्क डन इस 2g और 8g का।
एक काम करते हैं, लगे आता मैं जरा प्रूव भी कर देता हूँ कि टेंशन का वर्क जो है वो जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये टेंशन तो सर टी है, वहाँ 2t है, राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट 10 था इसका, राइट, टेंशन t था, तो इस टेंशन ने कितना वर्क किया होगा 10t, और यहाँ पर टेंशन 2t है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और 5 है, तो 2t इंटू 5 नेगेटिव है, फोर्स ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो -2 इंटू 5t, तो टोटल अगेन जीरो हो गया, ठीक है। तो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि हमें टेंशन का वर्क नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो वर्क डन है वो सिर्फ आपको 2g और 8g का लेना है। तो देखो ये जो -200 जूल है ये वर्क हो जाएगा इस 2g का, क्यों, 2g नीचे की तरफ लग रहा है ना, 20 इंटू 10, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो 20 इंटू -10 हो जाएगा, इट विल बी -200। सिमिलरली अगर मैं इसका वर्क निकालूं तो कितना हो जाएगा 8g इंटू 5, मतलब 80 इंटू 5 मतलब 400। तो हम देखें तो ये जो है आपका वर्क डन हो गया, इसकी वैल्यू आती है 200 जूल्स, तो 200 इक्वल टू 2v², और सीधा सीधा आपको दिख रहा है इससे v इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दैट्स द आंसर। सो आई डोंट थिंक दैट इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। वेरी क्विकली लेट्स लुक एट इट वंस अगेन, दोबारा पूरा देख लेते हैं। दोनों मासेस थे, ठीक है, 8 का और 2 का। इसके ऊपर जो फोर्स है यहाँ 2g लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका 10 हुआ है। क्यों डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया ये 5 नीचे आया, ये 5 नीचे आया तो 10 ऊपर जाएगा, क्योंकि डबल रस्सी यूज़ करता है वो। तो 10 मीटर इंटू -2g, तो आपको मिल जाएगा -200, और इसका वर्क डन क्या है 8g इंटू 5 मतलब 400, ऐड करके आ गया 200, तो 200 जूल का वर्क डन हुआ है सिस्टम के ऊपर। टेंशन को आपने इग्नोर कर दिया बिकॉज टेंशन जीरो वर्क कर रहा है फाइनली। ओके, अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड में एक यहाँ पर एक मिस्टेक जोन था, सिली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसकी स्पीड आपसे पूछिए से v, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसकी स्पीड v/2 होगी, राइट, क्योंकि हमेशा इसका डिस्प्लेसमेंट जो है उससे डबल होता है। तो अगर इसकी v स्पीड ली, उसकी v/2 ली, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 2 इंटू v², और इसकी हाफ 8 इंटू v/2 द होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। वन वेरिएबल वन इक्वेशन, यू आर डन। एक काम करते हैं, फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस हम इसी सेम क्वेश्चन को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर a है तो उसका a/2 होगा। क्यों, क्योंकि जो इसका मोशन है एग्जैक्टली इसका डबल रहता है, ठीक है। तो नेट फोर्स ऊपर कितना लग गया t - 2g, एंड दैट विल इक्वल टू 2a। सिमिलरली वहाँ क्या हो जाएगा, नीचे नेट फोर्स 8g - 2t, एंड दैट विल इक्वल टू 8a/2। सो टू वेरिएबल्स टू इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डबल करके इसको ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन एज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका एक्सेलरेशन 5 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 10 है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला v² - u² इक्वल टू 2as। v कितना है इसका जो हमें निकालना ही, इनफैक्ट u कितना है 0, ओके। एक्सेलरेशन कितना है इसका ऊपर की तरफ 5, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 10, राइट। इट कम्स आउट टू बी 100। फ्रॉम हियर ऑल्सो वी गेट द स्पीड एज 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा इसके और इसके सॉल्व करने में, बट जैसे जैसे मैं और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट करता रहूँगा आपको क्लियर होता रहेगा कि ये मेथड बेटर है। इसमें थोड़ा सा बेटर लग ही रहा है इनफैक्ट, हाँ। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वेरिएशन मिलेगा आपको यहाँ पे वर्क एनर्जी के प्रॉब्लम्स के लिए। इसमें क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि देयर इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 एंड अ बॉब इज अटैच्ड, मतलब ये पेंडुलम की तरह है ये, ठीक है। और इस बॉब को इस तरफ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी असाइन कर दी 4√5 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, ये जो थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ये फिजिक्स को साइड में रखते हैं, पहले जस्ट थोड़ा सा एक ले मैन की तरह सोचते हैं ऐसे केसेस में क्या होगा। अब जब आप पेंडुलम को ऐसे वेलोसिटी दोगे तो पेंडुलम ऐसे आगे जाएगा इस तरह से, राइट। अब डिपेंड करता है आपने कितनी वेलोसिटी दी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा जोर से वेलोसिटी दी होगी तो बहुत ऊपर जाएगा, हो सकता है सर्कल भी पूरा कंप्लीट हो जाए, या बहुत हल्के से दी होगी तो क्या होगा कि वो हल्का सा यहाँ से जाके वापस आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ओके। तो अब जब हम इस थीटा को निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भाई इस इंस्टेंट की जो स्पेशलिटी है वो क्या है ना। वो वर्क एनर्जी और वो काइनेटिक और ये ब्ला 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 साइड में रखो, आप मुझे बस इतना बता दो कि जिस इंस्टेंट पे ये थीटा मैक्सिमम होगा उस इंस्टेंट पे इस की स्पेशलिटी क्या होगी। तो बट नेचुरल है कि इसकी स्पेशलिटी होगी, द स्पेशल थिंग अबाउट दैट इंस्टेंट इज यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि अगर उसकी स्पीड जीरो नहीं हुई तो मतलब ये और आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो ये काहे का मैक्सिमम, राइट। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि जो इंस्टेंट आपसे पूछ रहा है वो इंस्टेंट इनडायरेक्टली क्या बोलता है। तो इनडायरेक्टली थीटा मैक्स ये बोलता है कि भाई उसकी स्पीड जीरो हो जानी चाहिए, और स्पीड जीरो होना दिस इज
अ बेटर स्टेटमेंट फॉर यू व्हेन यू विल बी राइटिंग दोज इक्वेशंस, है ना। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं इसके अंदर। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस डिस्प्लेसमेंट की और ये फोर्सेस की। तो इन फोर्सेस ने कितना वर्क किया है इतनी डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी इसकी, बिकॉज हम देख चुके थे कि उस इंस्टेंट पे ये रेस्ट पे होगा, मोमेंटली रेस्ट पे होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो इट बॉइल्स ऑन टू अ सिंपल स्टेटमेंट वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इसको देख के आपको समझ में तो आ रहा होगा कि जो वर्क डन बाय दीज फोर्सेस है ना वो नेगेटिव होने वाला है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होगी और वर्क डन आपका आ रहा है नेगेटिव में, तो वर्क डन पक्का नेगेटिव आने वाला है। एनीवेज देखते हैं अभी ये जो mg है ये कितना वर्क करेगा। तो mg का वर्क हो जाएगा mg डॉट दिस डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि हमें इस डिस्प्लेसमेंट का इसके अलावा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। वो कितना आएगा, तो मान लो ये L जो है वो डिस्प्लेसमेंट का इस लाइन के अलावा कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वैसे इधर है, लेकिन mg का जब वर्क निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं mg इंटू दिस L, लेकिन नेगेटिव। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। प्रॉपर तरीका इसका ये बोलता है कि आप ये एंगल लो, ठीक है। मान लो ये जो एंगल है ये है आपका से अल्फा, तो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस अल्फा। ये किसका वर्क डन है, सिर्फ mg का वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन बाय mg। अब लेकिन प्रॉब्लम इसका ये है कि ना आपको डिस्प्लेसमेंट पता और ना आपको अल्फा पता, राइट। तो दोनों में अगर आप घुसना चालू करोगे तो बेकार का एक रिगरस मैथ्स यूज करना पड़ेगा आपको, राइट। बट हाँ ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है मेरे को एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ L, क्योंकि फाइनली जो S कॉस अल्फा है वो नेगेटिव ऑफ दिस आने वाला है, राइट। तो हर बार आपको ना ये इक्वेशंस में जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इसका ये था, mg इसका ये था, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालना है इस mg के अलॉन्ग, राइट, जो कि आ जाएगा उल्टी साइड में L की टर्म्स में अपना आंसर निकाल रहा हूँ। तो माइनस mg L इज दी वर्क डन बाय दिस mg, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन, तो यस ऑफ कोर्स जीरो। लेकिन देख लेते हैं ऑफ कोर्स जीरो जो आप बोल रहे हो ये आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, क्योंकि मैं जब भी इसका पूछता हूँ कि व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन, मैनी पीपल से दैट यस इट इज़ जीरो। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, वो भी सही आंसर दे रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो गलत कॉन्सेप्ट के बावजूद भी आंसर सही दे रहे होते हैं। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। सी यहाँ तो टेंशन है ना, इसका वर्क जीरो आएगा, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है कि ये इंटरनल फोर्स है। हाँ, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। इस टेंशन का वर्क डन जीरो आएगा, दैट इज करेक्ट, लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, क्योंकि इंटरनल फोर्स है ही नहीं है। सी इस मास के लिए ये टेंशन जो है एक एक्सटर्नल फोर्स है। अगर मैं इस मास के साथ इस सीलिंग को भी अपना सिस्टम ले लेता तो ये टेंशन इंटरनल फोर्स होता। कैसे, इस पे ऊपर लग रहा है उस पे नीचे लग रहा है, राइट। बट सिर्फ अगर m मास की बात करूं तो दिस टेंशन इज नॉट एन इंटरनल फोर्स, सो यू हैव टू टेक द वर्क डन बाय टेंशन। बट लकीली वर्क डन बाय टेंशन जीरो आता है। देखते हैं क्यों। देखो सी ये जो मास है इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे होगी ना, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। तो किसी इंस्टेंट पे मान लो ये मास यहाँ पहुंचा हुआ है, ठीक है। जब ये मास यहाँ पहुंचा हुआ था तो उस इंस्टेंट पे जो उसको mg मतलब ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था वो अभी भी नीचे लग रहा था, राइट। अब ये नीचे वाला फोर्स जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने बहुत आसानी से बोल दिया था कि भाई mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, आई मीन प्रेजेंटली mg डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम टेंशन की बात करें तो टेंशन इस इंस्टेंट पे यहाँ लग रहा है और इस इंस्टेंट पे टेंशन यहाँ लग रहा है। यू कैन सी इस इंस्टेंट पे टेंशन यहाँ लग रहा है। तो टेंशन का डायरेक्शन इज एवर चेंजिंग। टेंशन हम हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब इसकी वजह से हम डायरेक्टली टी डॉट डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसा हुआ है। तो अब अगर बोलोगे ठीक है सर टी डॉट डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन का वर्क डन लेना पड़ेगा। आई रिपीट, टेंशन का वर्क डन लेना पड़ेगा बिकॉज टेंशन इज नॉट एन इंटरनल फोर्स। अब टेंशन का वर्क डन डालने के लिए आप ये फॉर्मुला यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन इस इंस्टेंट पे ऊपर है, इस इंस्टेंट पे यहाँ पर है, तो टी जो है ये कांस्टेंट है ही नहीं। तो टी डॉट डी एस गलत हो जाएगा। अब इस लेक्चर का स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, जब जो फोर्स है वेरिएबल होता है तो इन दैट केस वी हैव टू गो बाय दिस, है ना, इंटीग्रल टी डॉट डी एस करना पड़ता है।
तो इंटीग्रल टी डॉट डी एस का मतलब ये हुआ कि किसी इंस्टेंट पे मान लो टेंशन इस पे यहाँ लग रही है, ठीक है। अब उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी टेंजेंशियल टू दिस सर्कल, यहाँ होगा, राइट। तो एक छोटे से इंस्टेंट के लिए हम मान सकते हैं कि टेंशन का डायरेक्शन फिक्स हो गया, ठीक है। और छोटे से इंस्टेंट में बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। अब वो कितना भी छोटा हो और किसी भी पोजीशन पे हो, ये डिस्प्लेसमेंट टेंशन के परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। क्यों? बिकॉज टेंशन जो है वो इसमें एक रेडियल फोर्स हो जाएगा, इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो किसी भी छोटे इंस्टेंट के लिए टी डॉट डी एस जो है जीरो होने वाला है। तो इस पूरे के पूरे ट्रैक पे हर एक छोटे छोटे डी एस में ये टेंशन वर्क जीरो ही करने वाला है, तो नेट वर्क डन बाय दिस टेंशन विल बी जीरो, ठीक है। तो इसका लकीली कुछ लोग गलत आंसर देते हैं कि सर टेंशन जीरो है क्योंकि टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। सो अगेन आई रिपीट, टेंशन इज नॉट एन इंटरनल फोर्स, टेंशन इज नॉट एन इंटरनल फोर्स इन दिस केस, बट टेंशन इज डूइंग जीरो वर्क। फाइन, ओके। तो अगर वर्क की हमने बात की तो टोटल वर्क हो गया इतना, ठीक है। अब दिस विल बी इक्वल टू माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इसका इतना दिया हुआ है 4√5 द होल स्क्वायर। तो अब इसको पूरे कम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, क्योंकि m से कैंसिल हो गया और माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो g की वैल्यू 10, l एज इट इज लिख दिया, हाफ एंड 4√5 का होल स्क्वायर हो गया, 16 5 80। तो इससे l की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 मीटर, राइट। तो हमें समझ में आ गया कि ये बॉडी जो है इस पॉइंट पे जब रेस्ट पे आती है तो ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर हो जाता है, राइट। फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना ही था इसमें। तो अगर ये 4 मीटर हो जाता है तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। तो उसका ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर क्या था, ये 4 मीटर मेरा यहाँ से आ चुका है ना। तो ये 4 मीटर हो गया, ये टोटल 10 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 मीटर हो जाएगा। फाइन, अब ये भी रेडियस है इसका, अब ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 है, ये 6 है, तो सीधी सीधी बात है ये जो एंगल है वो आएगा 53 डिग्री। तो इसका मतलब आंसर आपका हो गया थीटा इक्वल टू 53 डिग्री।